नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। पहले पार्टी में बुलाओ और फिर सवाल उठाए तो भगाओ। बीजेपी में आजकल ये खेल कुछ ज्यादा ही चल रहा है। बीजेपी में आया राम गया राम नेताओं की इस लिस्ट में नया नाम भी जुड़ गया है, साबिर अली का। जेडीयू से बीजेपी में आकर अभी उन्होंने मोदी के नाम का तराना ठीक से गाया भी नहीं था कि मुख्तार अब्बास नकवी ने मोर्चा खोल दिया। नकवी के सुर में सुर मिलाने वालों की फहरिस्त लंबी होने लगी तो 24 घंटे से भी कम वक्त में साबिर अली को बीजेपी से बाहर कर दिया गया। इससे पहले श्रीराम सेना के मुखिया प्रमोद मुतालिक का भी कुछ यही हाल हुआ था। अभी बीच बहस का मुद्दा बन गया है कि क्या बीजेपी आगा पीछा सोचे बिना ही फैसले कर रही है या फिर बीजेपी में आजकल मोदी के नाम पर नंबर बनाने का कोई खेल चल रहा है, जिसके लिए नेता मनमानी चलाने में जुटे हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में इस देश को अच्छी आयाम देगा। जेडीयू से खफा साबिर अली को बीजेपी ने गले लगाया तो साबिर अली बीजेपी के ही गले की हड्डी बन गए। कभी मोदी के घोर विरोधी रहे साबिर अली के गले में पार्टी का पट्टा देखकर मुख्तार अब्बास नकवी, रामेश्वर चौरसिया, पीटीआर और खुद आरएसएस ने बवाल मचा दिया। हम जिस सिद्धांत के लिए लड़ रहे हैं, हम आतंकवाद, माओवाद और उससे जुड़े हुए लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं। अगर उससे जुड़े हुए और बिल्कुल स्पष्ट रूप से जुड़े हुए लोग कहीं भी किसी भी रूप में आते हैं तो निश्चित तौर से हमें उसके लिए समस्या होगी और दिक्कत होगी आगे। कहीं न कहीं कोई बड़ी साजिश के तहत जो शक्तियां हमें रोकना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहती है, जो आतंकवाद के खिलाफ जो शक्तियां हैं, कहीं न कहीं हमारी खिलाफ साजिश के तहत ऐसे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, बाहर की शक्तियां ज्वाइन करा रहे। इन लोगों से भी पार्टी को सावधान रहने की जरूरत है। दाऊद से कथित रिश्तों और इंडियन मुजाहिदीन के भटकल से कथित सहानुभूति रखने का दाग लगा तो साबिर अली ने दुखी दिल से चिट्ठी लिख मारी कि बीजेपी में उनकी सदस्यता फिलहाल निलंबित रखी जाए। हमारी सदस्यता को होल्ड पे रखें और जो आरोप निराधार लगे हुए हैं उसके लिए आप कमेटी बनाकर आप जांच कर ले और अगर कहीं भी दूर दूर तक हवाओं में भी अगर कहीं संलिप्तता है तो मैं पूरी राजनीतिक से संन्यास ले लूंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी ने श्री साबिर अली की सदस्यता को निरस्त करने का निर्णय किया है। वहीं कल साबिर अली का खुलकर विरोध करने वाले नकवी ने आज टिप्पणी से इनकार कर दिया। मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है, मुझे जो कहना था पार्टी में कह चुका हूं। बीजेपी में ये पहला मौका नहीं है जब किसी नेता को पार्टी में शामिल करने पर घमासान मचा हो। साबिर अली से पहले श्रीराम सेना के विवादित मुखिया प्रमोद मुतालिक के मामले में भी यही हुआ। मुतालिक को पहले बीजेपी में शामिल कराया गया, फिर विरोध होने पर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर बीजेपी में ऐसा बार बार क्यों हो रहा है। बीजेपी आंतरिक लोकतंत्र की दुहाई देती है, लेकिन इस सवाल का जवाब बीजेपी का कोई नेता नहीं दे रहा कि अगर आंतरिक लोकतंत्र है तो फिर बीजेपी के बड़े नेता ही पार्टी के फैसलों पर खुलेआम सवाल क्यों उठा रहे हैं। वो टिकट है जो चुनाव समिति में तय नहीं हुई थी, बाद में तय हुई है। कारण कोई ना कोई रहा होगा, लेकिन मुझे स्वयं को व्यक्तिगत रूप से इस निर्णय से दुख पहुंचा है। सुषमा स्वराज ने बाड़मेर से जसवंत सिंह को टिकट न देने के फैसले पर दुख जताने के साथ साथ ये भी बता दिया कि ये पार्टी का नहीं, कुछ नेताओं का फैसला था। प्रमोद मुतालिक के मामले में भी ऐसा ही नजर आया और अब साबिर अली के मामले में भी साफ दिख रहा है कि नीतिगत फैसले बीजेपी के नेता निजी स्तर पर ले रहे हैं। ऐसे में ये भी बड़ा सवाल है कि क्या मोदी को सर्वमान्य नेता मान चुकी पार्टी में अब हर नेता मोदी को मजबूत करने के नाम पर मनमानी तो नहीं कर रहा। यतेंद्र शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज।
तो साबिर आए और 24 घंटे के अंदर अंदर अलविदा भी उनको कह दिया गया। आखिर क्यों? बीजेपी में चल क्या रहा है? बड़े सवाल है। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए संबित पात्रा बीजेपी से जुड़ेंगे, साथ ही साथ हमारे साथ मुकेश नायक जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जुड़ेंगे, हमारे साथ राजीव रंजन जी जुड़ेंगे जो कि प्रवक्ता है जेडीयू के, बहुत मजे ले रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी एडिटर दोपहर सामना जुड़ेंगे और साथ ही साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश जी भी जुड़ेंगे। संबित, आपसे एक दो सवाल कर लेती हूँ, उसके बाद मंच सबके लिए खोल देंगे। सबसे पहला सवाल, 24 घंटे के अंदर आपके यहाँ किसी नेता का अगर स्वागत किया जाता है, उन्हें सफेद और लाल रंग के फूल दिए जाते हैं, फूलों की महक नहीं निकलती है, ना ही वो मुरझाते हैं और उन्हें अलविदा कह दिया जाता है। आपकी पार्टी से गलती हुई, हाँ या ना? देखिए, जो सफेद लाल फूल जो है, यही तो है सुंदरता डेमोक्रेसी हमारी पार्टी की। आप देखिए, पार्टी ने कुछ निर्णय किसी लेवल पे लिया, पार्टी को बाद में लगा ये है आपकी डेमोक्रेसी की 24 घंटे के अंदर अंदर नेताओं को ट्वीट के जरिए अपनी बात रखनी पड़ती है, क्योंकि आपकी पार्टी के अंदर पार्टी फोरम में नेताओं की अब सुनी नहीं जाती। आंचल जी, मैं आराम से बताऊंगा, उत्तर एक के बाद एक दूंगा, आपको कन्विंस भी करूंगा। आप देखिए, चुनाव माहौल चल रहा है, स्वाभाविक रूप से स्ट्रैटेजी के आधार पर चुनाव लड़ना है। ऐसे में संभव कई बार नहीं हो पाता है कि सभी लोग चुनाव के मैदान में एक विषय को लेकर हर व्यक्ति पे जाया जाए, ये कई बार संभव नहीं हो पाता है। मगर जब भी विषय पार्टी के फोरम पे उभरता है और पार्टी को लगता है कि अधिकांश लोग पार्टी का सही कह रहे हैं, तो आप देखिए, यही सुंदरता है कि आदरणीय राजनाथ जी ने तुरंत सभी के विषय कलेक्टिव इंफॉर्मेशन जो था उसके आधार पर निरस्त किया। इसमें गलती हुई तभी निरस्त किया होगा ना संबित? नहीं, गलती और सही यही होता है कि डेमोक्रेसी में मेजोरिटी गलती को सुधारा संबित बीजेपी ने। देखिए, मैं गलती नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि करेक्टिव स्टेप्स लिए गए। नहीं, अगर 24 घंटे के अंदर आपके नेता आते हैं चले जाते हैं, पिछले रविवार की बात है, प्रमोद मुथालिक को 5 घंटे के अंदर अलविदा कर दिया जाता है और एक हफ्ते में ये दूसरी घटना है, तो दो सूरतें हैं। या तो बीजेपी कंफ्यूज है, जिसे हिंदी में कहा जाता है असमंजस में है, या फिर बीजेपी डेस्परेट है और इधर उधर हाथ पैर मांग रही है, कहीं से भी कुछ भी हो जाए, सीटें जुगाड़ ली जाएं और कोई भी आता जाता रहे, आपकी पार्टी को आइडियोलॉजी से कोई मतलब नहीं। देखिए, नाइदर कंफ्यूजन है और न डेस्परेशन है। और जहां तक आइडियोलॉजी का सवाल है, आप देखिए, जो लोग दूसरी पार्टी छोड़कर अब भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, स्वाभाविक रूप से यही दर्शाता है कि उनके पार्टी में कहीं न कहीं आइडियोलॉजिकल बैंक्रप्सी है। एक तरह से वहां शून्यता है विचारों की, और विचार को प्राप्त करने के लिए जो उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी का जो मॉडल है उसी के माध्यम से हिंदुस्तान आगे बढ़ सकता है, वो हमारी पार्टी की ओर आकर्षित हो रहे हैं। ये एक स्वाभाविक विषय है, इसमें कोई बहुत फूल है कमल के, मधुमक्खियां तो भिनभिनाएंगी ना आसपास, भंवरे भी आएंगे, मधुमक्खियां भी आएंगी। और देखिए, जब नूतन सूरज उगेगा तो कमल खिल रहा है। नहीं, वो तो ठीक है, फूल से, लेकिन फुलिशनेस ना हो, फूल ना हो कोई, ये एक बड़ा सवाल है। राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए, कुछ कहने के लिए बेताब है। राजीव रंजन जी, मैंने कहा कि कहीं उनको आइडियोलॉजिकल तौर पर कोई कमियां दिखती हैं तब वो किसी पार्टी को छोड़ते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। संबित पात्रा जी ने, उनकी पार्टी से जो लोग आ रहे हैं उनके बारे में क्या वो कहेंगे, पहला सवाल। और दूसरी बात, देखिए, घटनाएं हाल के दिनों में भारतीय जनता पार्टी में कई घटनाएं घटी जहां असहमति के स्वर उभरे उनके प्रांतीय इकाइयों के द्वारा या उनके सहयोगी संगठनों के द्वारा। कई बार असहमति को सहमति में बदल करके जबरदस्ती दबाव डाल करके बातें मनवा ली गई और कई बार रोलबैक की तरफ पार्टी मजबूर हुई। और इसमें दो श्रेणियों में, एक राज ठाकरे का मामला है, दूसरी बात जो उन्होंने एक फैसला लिया प्रमोद मुतालिक का, जिसकी चर्चा आपने की, उसमें रोलबैक के लिए पार्टी मजबूर हुई, और ये साबिर अली का मामला है। कल तक आज जिस जांच पड़ताल की ये बात कह रहे हैं, मैं वही नहीं, एक मिनट संबित जी, मैं एक बात कहूंगा तब आप उत्तर दीजिएगा। लगातार अलग अलग चैनल्स पर साबिर अली को लेकर के कई गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता लगातार लगा रहे थे। गुलशन कुमार हत्याकांड में संलिप्तता का सवाल, दाऊद इब्राहिम के साथ रिश्ते का सवाल, यासीन भटकल के साथ रिश्ते का सवाल। मेरा ये कहना है, ये सारे आरोप थे, तो आप तो और आरोपों के बावजूद साबिर अली आपकी पार्टी में थे, इसलिए राजीव रंजन जी जरा संभल कर। अब मैं उत्तर दे दूं। वही कह रहा हूं, और उस समय ये एनडीए के कॉन्स्टिट्यूएंट थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, जब उनको राज्यसभा की सदस्यता मिली थी। इन्होंने विरोध तब किया जब साबिर अली जनता दल यूनाइटेड के नेता रह गए और ये गठबंधन से बाहर हो गए। गठबंधन से बाहर होने के बाद इन्होंने ये तय किया है कि हमारे यहां जो लोग भी नीतीश कुमार जी को और पार्टी को गाली देंगे, उनका अतीत क्या कल तक इनके हिसाब से रहा है, इनकी पार्टी गंगा है, जो भी पाप करके आएगा वो इनकी गंगा में
प्रवेश करेगा और उसके पाप दूर हो जाएंगे। ठीक है, मैं उत्तर संक्षिप्त उत्तर दे दूंगा। हर गंगे का नारा पार्टी लगाए। ठीक है, मैं अवधेश जी और मुकेश जी के पास आती हूँ, लेकिन एक अहम सवाल। इन्होंने कहा जो भी जेडीयू या दूसरी पार्टी को गाली देगा वो आपकी पार्टी में उसके लिए दरवाजे खुले हैं, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन आपकी पार्टी में आने की, जो नमो नमो बोलेगा। जिस पार्टी का जो नमो नमो एक बार बोल दे उसको नमस्कार कीजिए, गुलदस्ता दीजिए और पार्टी में शामिल कर दीजिए। क्या यही भर क्राइटेरिया रह गया संबित बीजेपी में शामिल होने का? सबसे महत्वपूर्ण विषय है, जहां तक राजीव रंजन जी बोल रहे थे जेडीयू की तरफ से, तो मुझे लगता है उन्हें ज्यादा चिंता करनी चाहिए कि जिस तरह से आवरली प्रति घंटे की रफ्तार से लोग जेडीयू छोड़ रहे हैं, थोड़े दिनों के बाद जेडीयू का जो फुल फॉर्म होगा, जाओ ढूंढो उसे, वो नजर भी नहीं आएगा। जेडीयू जाओ ढूंढो, इस प्रकार की हालत होने वाली। राजीव जी, मैं आपको सुन रहा था ना, जब जाओ ढूंढो उसे हो गया तो आप इतने परेशान हो गए। इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। राजीव जी 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट दीजिए। नहीं, मैंने आपको जो सवाल वो जाओ ढूंढो उसे 14 के बाद होगा, मैं अभी नहीं। उन्हें जाओ ढूंढो उसे बोलेंगे तो वो आपको भारतीय झगड़ालू पार्टी भी बोलेंगे ना? वो बोल सकते हैं, सब कुछ बोल सकते हैं, मगर उनका अधिकार है वो कुछ भी बोले, मगर वो थोड़े दिनों बाद बोलने लायक भी नहीं रहेंगे। खैर, मैं एकेडमिक विषय पर आता हूँ, जो आपने प्रश्न पूछा है। एकेडमिक नहीं, आप संबित, आप सिर्फ ये जवाब दे दीजिए कि आपकी पार्टी में किसी को शामिल करने का क्राइटेरिया कहाँ है और कौन वो डिसाइड करता है, क्योंकि ये तो साफ हो जाए। नहीं, मैं हमारे पार्टी है तो इतना तो पता रहना चाहिए। नहीं, मैं बहुत अच्छी तरह से आंसर देता हूँ। कौन क्या करता है, किसी को दाएं हाथ को नहीं पता कि बाएं हाथ क्या कर रहा है। सुनिए, अच्छा, क्राइटेरिया सिर्फ इतना है कि आप अपने विचार से राष्ट्रवादी होने चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है, 2014 में जो सबसे बड़ा संक्रामक रोग हिंदुस्तान को लगा हुआ है, अर्थात कांग्रेस मुक्त भारत में आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। राष्ट्रवादी विचारों से जो कांग्रेस को समाप्त करने में मदद करेगा, वो हमारे मित्र। साबिर अली बहुत राष्ट्रवादी थे, इसलिए आपकी पार्टी में आए। मुख्तार अब्बास नकवी को ट्वीट करके कहना पड़ा, दाऊद का जिक्र करना पड़ा, जिसके बाद आपको समझ में आया कि वो राष्ट्रवादी नहीं है। बहरहाल, मैं सीधे चलूंगी प्रेम शुक्ला जी के पास। प्रेम शुक्ला जी, राज ठाकरे से जब मुलाकात हुई तब भी आप कहीं ना कहीं नाराज नजर आए। अब जिस तरह से लगातार बीजेपी के अंदर ये सब जो गतिरोध चल रहा है, इस वक्त कंफ्यूजन की स्थिति चल रही है, आप भी मानते हैं कि कंफ्यूजन है और डेस्परेशन है? कम से कम बड़े भाई को छोटे भाई का एक अच्छा ओपिनियन तो मिलना चाहिए। ये थोड़ा समन्वय बेहतर होना आवश्यक है। देखिए, अब जीत बहुत करीब है, ऐसे में सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, तो कोई दुर्घटना नहीं घटने पाए। साबिर अली जैसी घटनाएं जो हैं, ये दुर्घटनाएं होती हैं। इन दुर्घटनाओं से जितना भारतीय जनता पार्टी बचेगी, उतना राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सशक्त होगा और उसकी विजय सुनिश्चित होगी। तो हम गठबंधन के साथी होने के नाते उनके प्रति यही शुभकामना रखते हैं कि वो इस तरह की दुर्घटनाओं से मुक्त रहे। चलिए, बहुत संक्षेप में आपने वर्ड ऑफ एडवाइस भी दिया, और ये शायद हमारे लिए ब्रेकिंग न्यूज है कि शिवसेना की भी यहाँ पर प्रतिक्रिया एक तरह से, एक लिहाज से देखा जाए कि दुर्घटना है साबिर अली का शामिल होना। संबित, इस दुर्घटनाओं से बचने की हिदायत आपको दे रहे हैं। और मैं भी एक ही वर्ड में कह दूं, करेक्टिव मेजर्स हैव बीन टेकन। जब हमें लगता है कि किसी प्रकार का मेजोरिटेरियन व्यू को हमने लांघा है, तो ये हमारे ही पार्टी में होता है कि करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं, जो कहीं संभव ही नहीं है किसी और पार्टी में। करेक्टिव मेजर्स यानी कि भूल सुधार, भूल हुई तभी तो सुधार ये बाल की खाल निकालने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिए, महत्वपूर्ण बहुत दुख का विषय मुझे लग रहा है कि जिस पे डिस्कशन होना। खाल निकालने की आवश्यकता। अरे रुकिए राजीव जी, जाओ ढूंढो उसे, हो जाएंगे आप। रुकिए, करेक्टिव का अर्थ ये भी है कि कदम आगे बढ़ा के खींच लेना। नहीं, करेक्टिव होता है। अवधेश जी आप बोलिए, फिर मैं मुकेश जी से टिप्पणी दीजिए। नहीं, आप करेक्टिव मेजर का डिफाइन कर दीजिए। कहाँ डिफाइन होगा? हो जाएगा। एक सेकंड सुनिए ना, इसका जो मूल तत्व है उसको तो समझना। देखो, ऐसा है कि चुनाव के समय मैं किसी राजनीतिक दल पर बहुत कठोर टिप्पणी करने से बचता हूँ, क्योंकि सब दल अपने अपने तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। ये लोकतंत्र है, आपको संविधान के तहत अधिकार है। मैं जो कह रहा हूँ, सुनो ना, मैं इस समय ऐसा लग रहा है जैसे वो मुगले आजम की फिल्म में सलीम की महफिल सजी है और कोई गाना गाते हुए आता है कि तेरी महफिल में किस्मत आजमा के हम भी देखेंगे, घड़ी भर तो तेरे नजदीक आके हम भी देखेंगे। तो भाजपा कह रही है घड़ी भर क्यों? अरे संपूर्ण समय के लिए आ जाओ, और बगैर ये देखे हुए कि आने वाले का इरादा क्या है,
बगैर ये समझे हुए कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है, ये क्यों आ रहा है, इसके आने से हमारे कार्यकर्ताओं की मानसिकता पर क्या असर पड़ेगा, हमारे समर्थकों की मानसिकता पर क्या असर पड़ेगा, और भविष्य में पार्टी की कोई नीति जब हम बनाएंगे तो इसके रहने का हमारे मनोविज्ञान पर क्या असर पड़ेगा, ये बगैर सोचे हुए सारे कदम उठा रहे हैं। और ये साबित कर रहा है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो जमीन से कटे हुए लोगों की एक मंडली है, वो सुनिए, जमीन से कटे हुए लोगों की ये मंडली है, वो दिशा भ्रम का, दृष्टि भ्रम का और आत्महीनता का शिकार है। उसको लगता है कि जब तक एनके सिंह जनता दल से छोड़ के नहीं आ जाएंगे शायद हमको हमारा संदेश नहीं जाएगा कि लोग हमारे समर्थन में हैं। साबिर अली नहीं आ जाएंगे तब तक नहीं लगेगा, जगदम्बिका पाल नहीं आ जाएंगे तब तक नहीं लगेगा। तो इस आत्महीनता की त्रासदी से भाजपा गुजर रही है और ऐसे कदम ये आगे भी उठाएंगे। जिसको ये करेक्टिव कहते हैं ना, उसको कई बार थूक करके चाटना भी कहा जाता है। जी, बहुत बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल है। संबित, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन मुकेश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मुकेश जी, देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि संबित पात्रा जी बीजेपी के दफ्तर से जो दल बदल का महाअभियान चल रहा है, महापर्व चल रहा है, उसको लोकतंत्र का सौंदर्य कह रहे हैं। ये कैसा सौंदर्य है जो मानवीय गरिमा के पतन में जन्म लेता है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि साबिर अली, मुतालिक और राज ठाकरे से जो गुप्त समझौता एमएनएस से उनका हुआ था, ये राष्ट्रवाद है। ये कैसा राष्ट्रवाद है कि भटकल इनके घर पे रुकता है, राष्ट्र विरोधी लोगों से ये संपर्क करते हैं, राष्ट्र विरोधी लोगों के साथ मिलकर ये देश के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। ये नकवी साहब के बिल्कुल गलत सूचना है। और दूसरा पक्ष है भटकल जो है पकड़ा गया नेपाल से, वो जो उन्होंने बात कही है ना, वो उससे हम लोग सहमत नहीं है। नहीं, मैं तो सिर्फ इतना बोल रहा हूँ। सुनिए, इतनी मैं ये कह रहा हूँ, आप बीच में ना बोले। बोटी काटने की बात कही है, उसको तो आपने कांग्रेस से निकाला नहीं है अभी तक। मुकेश जी, बोटी का क्या होगा? उस पर भी आएंगे संबित, वो कल चर्चा का विषय था। उसको कल चर्चा का विषय था। आज भारतीय विचारधारा कल और आज नहीं होता है। बोटी का क्या होगा? पर नहीं जाने वाले। बोटी का क्या होगा? मुकेश जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर संबित जवाब देंगे। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति बात करता है तो ये महानुभाव जो बैठे हैं ना, ये प्रकारांतर से ऐसी बातों का बचाव करते हैं जो इनकी अपनी विचारधारा को सुविधाजनक लगता है। मैं इनसे कहता हूं थोड़ा सुनना भी सीखें। मैं ये कहना चाहता हूं, जो मुख्तार अब्बास नकवी ने ट्वीट किया है, ये बताएं वो सही या गलत है। दूसरी बात ये बताएं कि इतने बड़े पैमाने पर ये देश में दल बदल क्यों करा रहे हैं। क्योंकि अडवाणी जी ने कहा था कि ये पार्टी विचारधारा से हट गई है, इनकी पार्टी के नेता पर्सनल एजेंडे पर चलने लगे हैं और स्वेच्छाचारी हो गए हैं। वो बात अब बिल्कुल मूर्त रूप होती हुई दिखाई दे रही है, सामने प्रकट होती हुई दिखाई दे रही है कि बीजेपी के अंदर कुछ लोगों की किस तरह से मनमानी चल रही है और बीजेपी के अंदर जो आंतरिक लोकतंत्र था वो किस तरह से छत विछत होता दिखाई दे रहा है। ना यहाँ विचारधारा है, न यहाँ सेवा है। ये सब बहुत अहम पॉइंट है। ये हमने चाहे जसवंत सिंह का मामला था। जी, मुकेश जी, इसी पर जवाब इनका ले लेती हूँ। जब जसवंत सिंह का मामला हुआ, सुषमा स्वराज जी ने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही कि ये सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में, केंद्रीय चुनाव समिति में डिस्कस मुद्दा नहीं हुआ, बाद में फैसला लिया गया। उन्होंने जो ट्वीट किया उसका बाकायदा आपके दूसरे बड़े वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ब्लॉग के जरिए उसकी आलोचना कर देते हैं। बेचारे मुख्तार अब्बास नकवी को कहीं पार्टी फोरम पे सुना नहीं जाता है। शायद यही वजह है कि उनको भी ट्वीट का सहारा लेना पड़ता है। तो फिर कहाँ गया आपकी पार्टी का अंदरूनी लोकतंत्र जिसका हवाला देते आए हैं आप? सुनिए, मैं अब 1 मिनट मुझे टाइम दीजिए। सबका मैंने सुना, सब मुझ पे अटैक कर रहे हैं, तो अब मुझे अच्छे तरह से जवाब भी देना पड़ेगा। आप दोनों परिस्थितियों को देखिए। जिस प्रकार से 2014 का चुनाव हो रहा है, जो दो मुख्य विपक्षीय पार्टियां लड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस। वैसे तो कांग्रेस ढह गई है, पर फिर भी ये दो मुख्य पार्टी लड़ रही है। मगर आप देखिए, एक तरफ कांग्रेस का ये हाल है कि कोई आदमी इनके दफ्तर के सामने से गुजरता है तो बिल्कुल पकड़ के उसको टिकट दे देते हैं कि तुम कहां जा रहे हो, अभी जाके लड़ो चुनाव। तो इस प्रकार का हाल है। थोड़े दिन पहले अंबिका सोनी भी बता रही थी। आपके हिंदू हृदय सम्राट को मुस्लिम चेहरा दिखते हैं, लेते हैं बिना सोचे समझे। सुनिए, मैं कंप्लीट कर लूं, आप जरूर पूछिएगा। थोड़े दिन पहले आदरणीय अंबिका सोनी जी बता रही थी। अब ये महानुभाव बीच में बोलेंगे, अब ये महानुभाव नहीं सुनेंगे। देखिए मुकेश जी, ये ठीक नहीं है। यहाँ पर सब महानुभाव है, लेकिन चर्चा का विषय 24 अक्टूबर रोड कांग्रेस का दफ्तर नहीं है। मैं समझा रहा था
आप मुझे 1 मिनट देंगे तो अंत में आप सब कन्विंस्ड हो जाएंगे और सभी लोग चाय पी रहे हैं, चाय पे चर्चा पे मैं उत्तर दे दूंगा आपको। अभी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय है, एक तरफ पकड़ पकड़ के टिकट दिया जा रहा है, सोनिया जी फोन कर करके बोल रही है टिकट जाके लड़ो, और दूसरी तरफ जिस प्रकार का माहौल है विक्ट्री का, हर कोई चाहता है कि वो पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आए, पार्टिसिपेट करे इस यज्ञ में, वो आहुति दे और भाग ले। स्वाभाविक रूप से एक परसेप्शन जहां बहुत सबको आगे बढ़ने की होड़ पड़ी है कि किसी प्रकार देश को बचाए, कांग्रेस मुक्त करे, तो एक परसेप्शन कई बार बनता है, 2-3% भी कुछ गलती हो जाती तो लगता है पता नहीं क्या हो गया। वहां देखिए किस प्रकार की जो मायूसी छाई हुई है, जहां डेमोक्रेसी हार चुकी है और यहां डेमोक्रेसी बचाने का पूरा तंत्र चल रहा है। स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है आज डिबेट सिर्फ यही होना चाहिए कि इस प्रकार से जिस कांग्रेस ने हिंदुस्तान को डुबाया उसे मुक्त कैसे किया जाए, और भाजपा वही मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन प्रेम शुक्ला जी ये कह रहे हैं क्योंकि एक विक्ट्री जीत की तरफ जा रहे हैं, जनता पार्टी नहीं है। आप तो है ही नहीं। खैर मैं एक बात कहना चाहूंगा। अच्छा राजीव जी नहीं, मैं वही आपको कह रहा हूं कि हमारे जैसे लोग इस देश के 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों में बड़ी ताकत है और उनकी बैसाखी पर आप उन राज्यों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी आपके पास 1 दर्जन राज्य में पार्टी का आधार आपका नहीं है संबित जी, और ये लगातार गठबंधन के टूटने के बाद हम आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में आपके पास 25 उम्मीदवार आपने बांट दिए, आपके पास 40 सीटों पर उम्मीदवार लड़ने के लिए नहीं थी। आप सोनिया जी की बात कर रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं वहां तो लोग हैं जिनको वो मना रही है लड़ने के लिए, आपके पास लोग भी नहीं है। तो मुझे तो आश्चर्य हो रहा है राजीव जी, थोड़े दिन पहले राज्यों में जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं, देश के वामपंथी दल हैं, ताकत वहां है। प्रेम शुक्ला जी ने भी आप 10 सीट अगर किसी को बुला के देंगे, बिहार में देखिए 8 सीट आपके भाजपा में बाहर से आए लोगों को दिया गया और 10 सीट आपने गठबंधन को दे दिया, तो 18 के बिहार में तो 22 ही लड़ने वाले हुए। बिहार में तो आपके बिहार के नेता है, देखो मैं राजीव जी की बात से कह रहे हैं, उसका निष्कर्ष तो यही है ना। रणनीति के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है और पूरे पार्टी के हर कार्यकर्ता खड़े हैं रणनीति के साथ। अच्छा, ये रणनीति कैसी है कि आपकी पार्टी को नहीं पता कि किसी को गुलदस्ता पकड़ाना है या किसी को दरवाजा दिखाना है, ये बता दीजिए। कहा ना कि यही तो ब्यूटिफिकेशन ऑफ डेमोक्रेसी है, कहाँ ये संभव है। आपको जब लगा, जब पार्टी ने रिएक्ट किया इस विषय में, जब पार्टी में चर्चा हुई, तो पार्टी के अध्यक्ष ने किस प्रकार से सुंदरता के साथ पूरे विषय को संभाला। पार्टी में हुई या सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे संबित? देखिए, ये हमारे पार्टी में, आप बताइए सोनिया जी के पार्टी में ये संभव है कि कोई ट्वीट भी कर सके? क्या सोनिया जी के पार्टी में ये संभव है कि किसी को सोनिया जी नहीं चाहे उसे निकाल दिया जाए? मगर हम यही तो सुंदरता है। ट्विटर और ब्लॉग बम से जो है एक दूसरे पर निशाना। मैं बताऊं अब देश जी सुनिए बड़ा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। सुनिए, एक कांग्रेस पार्टी है जिसमें वो बोल रहे ट्विटर बंद कर दिया जाए, ट्विटर बंद कर दिया जाए, ट्विटर को खत्म कर दिया जाए, और एक हमारी पार्टी है ट्विटर को भी सुनती है। यंगिस्तान अगर देख रहा है तो आप ध्यान करो कि आप लोगों की आवाज हम सुन तो रहे हैं, ये तो सुन भी नहीं रहे हैं। ट्विटर को बंद करने की बात करते हैं और छतों में छेद करके अपने अंदर की नंगाई भी बाहर दिखाने। ना बम का प्रयोग हो रहा है। कोई बम नहीं है, बम और बोटी तो कांग्रेस में है, हमारे पास कोई बम बोटी नहीं है। फैसले कौन कर रहा है? फैसले कौन कर रहा है आपकी पार्टी? ये बताइए ना। हमारे पार्टी में कौन, किसके हाथ में कमान है आपकी पार्टी? हमारे पार्टी में हमारे कार्यकर्ता फैसला कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं का तो आपके कार्यकर्ताओं का मेरे पास एसएमएस आ रहा है कि संबित जी से पूछिए कि पार्टी में फैसला कौन कर रहा है? कार्यकर्ता वही कर रहे हैं जो मैसेज कर रहे हैं, और यही तो डेमोक्रेसी है। ये आपकी डेमोक्रेसी है कि आप यहाँ पर पब्लिक फोरम में ये कह रहे हैं लोगों के सामने, और जनता आपको देख रही है कि आपकी इनर पार्टी डेमोक्रेसी है कि ट्वीट कोई भी कह सकता है और ट्विटर पर बात सुनी जाती है। फिर रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर क्यों कहते हैं कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बाकायदा इस तरह से सार्वजनिक टिप्पणियों के खिलाफ हैं और नेताओं को नहीं करनी चाहिए? फिर तो आपको पूरी तरह प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये पार्टी का एडवाइजरी लाइन है जो हर कोई आज फॉलो करेगा, मगर सबसे महत्वपूर्ण विषय है और एक अंडरलाइनिंग स्टेटमेंट यही है कि हमारे पार्टी में जिस प्रकार का लोकतांत्रिक प्रक्रिया सबने देखा है वो आज हिंदुस्तान में किसी भी पार्टी में नहीं है। और ये बिल्कुल मैं सीना ठोक के कह सकता हूँ, यहाँ सभी पार्टी के बिल्कुल वक्त खत्म हो चुका है। एक लाइन प्रेम शुक्ला जी, आपने साबिर अली के पूरे एपिसोड को दुर्घटना बताया था, लेकिन यहाँ पर लगता नहीं है संबित इस मूड में है कि दुर्घटना से कोई सबक सीखे।
आपका कोई रिश्ता है या ऐसी धृष्टता के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व इस दुर्घटना से सबक सीख चुका है, मुझे लगता है। इसलिए आज एडवाइजरी भी जारी हुई है। जी, आज जो एडवाइजरी जारी हुई, जिसे समीप जी कह रहे हैं, जी आप सब लोग माफ कीजिएगा, वक्त खत्म हो रहा है चर्चा के लिए। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बीजेपी भी दो धड़ों में डिवाइडेड है, ये बात चर्चाएं अब आम है कि आखिरकार 160 का क्लब है, 180 का क्लब है, और यही वजह है कि मोदी को कुछ जिताने की कोशिश कर रहे हैं और मोदी को पार्टी के अंदर ही कुछ हराने की भी कोशिश कर रहे हैं। इन कोशिशों के बीच कहीं ऐसा ना हो, ना खुदा मिला, ना मिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। फिलहाल बीच बहस में इतना ही। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है।